हिंदुस्तान के पर अब पठान लोरियों का पूरा कब्जा हो चुका था। राजा ने अपने सबसे करीबी लोगों को, यानी अपने रिश्तेदारों को, एक बड़ी सभा में बुलाया। इस सभा में उसके चाचा, मामा, बुआ के बेटे और पूरा खानदान मौजूद था। यहीं पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हिंदुस्तान के 22 सूबे थे और हर सूबे पर अब राजा अपने ही रिश्तेदारों को बैठाने वाला था। बुजुर्गों को सूबेदार बनाया गया और उनके जवान बेटों को दिल्ली में ही रखकर फौज की जिम्मेदारी दे दी गई, ताकि सत्ता हमेशा अपने ही लोगों के हाथ में रहे। अब धीरे धीरे असली खेल शुरू हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक नई नीति बनाई। जो भी अमीर हिंदू व्यापारी या जमींदार था, उसकी जमीन का बड़ा हिस्सा छीन लिया जाएगा। अगर किसी के पास 100 एकड़ जमीन है तो उसे सिर्फ 40 एकड़ ही रखने दी जाएगी। बाकी जमीन अब सरकार की होगी। और इतना ही नहीं, उस बची हुई जमीन पर भी भारी टैक्स लगाया जाएगा। यानी मेहनत किसान करेगा, लेकिन अनाज का बड़ा हिस्सा सरकार ले जाएगी। और जब वही अनाज बाजार में बिकेगा तो वहाँ भी टैक्स कटेगा। धीरे धीरे आम जनता गरीब होती गई और सत्ता के लोग अमीर। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल जुल्म अब शुरू होने वाला था। तुम पंजाब संभालोगे, तुम्हारे बेटे दिल्ली की फौज में रहेंगे, तुम बंगाल जाओगे और तुम दक्कन की तरफ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर सूबे पर अब उसका अपना ही आदमी बैठने वाला था। और उनके जवान बेटे दिल्ली में फौज संभालेंगे। अब हर तरफ उसके ही लोग थे। फिर उसने थोड़ा झुककर धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब सुनो असली हुक्म। जो अमीर हैं उनकी जमीन छीन लो, 100 में से 40 छोड़ो, बाकी सब सरकार का, और उस पर भी टैक्स लगाओ। दरबार में बैठे लोग सिर हिलाकर हामी भरते रहे। फिर बादशाह बोला, जहाँ मंदिर दिखे वहीं मस्जिद भी खड़ी होगी और हर गांव में हमारे 10 घर बसेंगे। अब वही गांव चलाएंगे। अगर किसी ने विरोध किया तो उसका नाम निशान मिटा दिया जाएगा। दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। अब ये सिर्फ राज नहीं था, ये कब्जा था, डर का राज। और इसी के साथ हिंदुस्तान में एक नया दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिनों बाद बादशाह के आदेश गांव गांव तक पहुंचने लगे। एक सुबह एक शांत सा गांव, जहां लोग अपने काम में लगे हुए थे, किसान खेतों में और औरतें घरों के काम में। तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। गांव के लोग घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं और देखते ही देखते घोड़े पर सवार सूबेदार और उसके सैनिक गांव में दाखिल हो जाते हैं। उनके हाथों में तलवारें, चेहरे पर सख्ती। गांव के बीचों बीच आकर सूबेदार घोड़े को रोकता है और ऊंची आवाज में ऐलान करता है, सुन लो गांव वालों, अब इस धरती पर पठान लोरी बादशाह का राज है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सूबेदार फिर बोलता है, आज के बाद जहां मंदिर होगा वहीं मस्जिद भी बनेगी और हर गांव में हमारे 10 घर बसेंगे। अब वही तुम्हारे गांव का फैसला करेंगे। कुछ लोग डर के मारे सिर झुका लेते हैं, कुछ एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। सूबेदार आगे कहता है, अगर किसी ने हुक्म नहीं माना या मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे मंदिर एक एक करके मिटा दिए जाएंगे। अब गांव में डर साफ दिखने लगा था। तभी कुछ सैनिक आगे बढ़ते हैं और मंदिर की ओर जाने लगते हैं। गांव वाले दूर खड़े सब कुछ देखते रहते हैं, कोई रोक नहीं पाता। कुछ ही समय में मंदिर के पास तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और वहीं पास में मस्जिद बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। गांव के लोग बस खामोशी से सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब डर का राज शुरू हो चुका था। गांवों के बाद अब बारी थी शहरों और बाजारों की, जहां कभी रौनक हुआ करती थी, जहां व्यापारी दूर दूर से आकर व्यापार करते थे। अब वहां भी डर का साया छाने लगा था। एक दिन बाजार के बीचों बीच सूबेदार अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। चारों तरफ दुकानदार खड़े हो जाते हैं, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। सूबेदार ऊंची आवाज में ऐलान करता है, सुन लो सभी व्यापारी, अब से इस बाजार पर भी पठान लोरी बादशाह का हुक्म चलेगा। वह एक दुकान की ओर इशारा करता है, जिसके पास 4 दुकानें हैं, वो 2 अपने पास रखेगा, बाकी 2 अब सरकार की होंगी। ये सुनकर दुकानदारों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सैनिक आगे बढ़ते हैं और जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जहां जहां कब्जा होता है वहां सरकारी मोदिखाना बना दिया जाता है, जहां से फौज को राशन मिलेगा। धीरे धीरे पूरा बाजार सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। राजा ने कुछ ऐसे लोग भी छोड़ रखे थे जो देखने में आम इंसान लगते थे, न फौजी न दरबारी, लेकिन असल में वही सबसे खतरनाक थे। ये लोग बाजार में घूमते, नजर रखते, कौन अमीर है, किसके पास ज्यादा पैसा है, और फिर रात के अंधेरे में उसी व्यापारी को रास्ते में लूट लिया जाता। अगर कोई फरियाद लेकर आता तो उसे थोड़े पैसे वापस कर दिए जाते, ताकि लोग समझे कि राजा न्याय कर रहा है। लेकिन असल में लूट भी उन्हीं की और इंसाफ भी उन्हीं का। अब व्यापार करना जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। बाजारों में लूट और डर फैलने के बाद अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि हर व्यापारी सफर करने से डरने लगा था। लेकिन पेट और कारोबार के लिए रास्ते पर निकलना मजबूरी था।
एक ऐसा ही व्यापारी अपनी पत्नी और अपने सामान के साथ दूसरे शहर की ओर निकलता है। उसकी बैलगाड़ियों में भरा था अनाज, कपड़ा और कीमती सामान। उसकी पत्नी सुंदर सजी धजी गाड़ी में बैठी हुई थी और उसके साथ कुछ घुड़सवार पहरेदार भी थे। शुरू में रास्ता शांत था, चारों तरफ हरियाली, नदियां, पेड़ और खुला आसमान। लेकिन धीरे धीरे जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। रात गहरा चुकी थी, जंगल का रास्ता और भी खतरनाक हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बैलगाड़ियों की चरमराहट और घोड़ों की धीमी आवाज। व्यापारी अपने हाथों से बैलगाड़ी चला रहा था। उसकी पत्नी गाड़ी के अंदर बैठी थी, जहां नीचे सोना, चांदी और पैसा छुपा कर रखा गया था। चारों तरफ उसके आदमी घोड़ों पर सवार होकर उसकी सुरक्षा कर रहे थे। एक आदमी आगे रास्ता दिखा रहा था। व्यापारी को अचानक महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं देता। वह अपने आदमी से कहता है, जरा ध्यान रखना, रास्ता ठीक नहीं लग रहा। बैलगाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। पत्नी के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगता है। अचानक दूर अंधेरे में कुछ जलती हुई मशालें नजर आती हैं और फिर घोड़ों की तेज आवाज। अब साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि लुटेरों का एक बड़ा गिरोह था। करीब 20 आदमी घोड़ों पर सवार, हाथों में तलवारें और आंखों में लालच। वे तेजी से व्यापारी की ओर बढ़ते हैं। अब बचना लगभग नामुमकिन था। व्यापारी को घेर लेते हैं, सबके हाथों में तलवार, चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। एक डाकू चिल्लाता है, रुक जा। बैलगाड़ी रुक जाती है। व्यापारी के हाथ कांपने लगते हैं। उसके आदमी तलवार निकाल लेते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन डाकू ज्यादा थे। कुछ ही पलों में व्यापारी के सारे बॉडीगार्ड एक एक करके गिरने लगते हैं। घोड़े भाग जाते हैं, सामान बिखर जाता है। अब व्यापारी अकेला था। एक डाकू उसके सामने तलवार लेकर खड़ा होता है और उसकी ओर बढ़ता है। तभी उसकी पत्नी गाड़ी से कूदकर बाहर आती है और अपने पति के आगे खड़ी हो जाती है। डर से कांपती हुई आवाज में बोलती है, नहीं, मेरे पति को मत मारो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। डाकू की तलवार उसके गले के पास रुक जाती है। बाकी डाकू सारा सामान लूटने लगते हैं। सोना, चांदी सब ले जाते हैं। डाकुओं का सरदार आगे आता है और ठंडी आवाज में कहता है, ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर किसी को कुछ बताया तो अगली बार जान नहीं बचेगी। व्यापारी और उसकी पत्नी डर के मारे सिर हिला देते हैं। डाकू सारा सामान लेकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं टूटे हुए लोग और बर्बाद जिंदगी। डाकुओं के जाने के बाद जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले उम्मीद थी, अब वहां सिर्फ डर और बर्बादी थी। व्यापारी जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सारी मेहनत, सालों की कमाई कुछ ही पलों में लूट ली गई थी। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी, डरी हुई, थकी हुई। अब उनके पास न पैसा था, न सहारा। धीरे धीरे दोनों जंगल से निकलकर रास्तों पर भटकने लगे। कभी किसी गांव में मदद मांगते तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। कभी किसी साहूकार के पास जाते तो कोई उधार नहीं देता, क्योंकि अब डर हर जगह फैल चुका था। दिन गुजरते गए, कपड़े मैले हो गए, चेहरे उतर गए और एक दिन किसी ने उन्हें एक सलाह दी, राजा के पास जाओ, वह फरियाद जरूर सुनता है। पहले भी कई बार डाकुओं से लूटे लोगों की राजा ने आधी अधूरी मदद की है। ये सुनते ही व्यापारी और उसकी घरवाली की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आए। उन्हें लगा शायद अब उनकी किस्मत बदल जाए, और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर दोनों मियाँ बीवी राजमहल के बाहर पहुँच गए। राजमहल के बाहर फरियाद, राजमहल के विशाल दरवाजे के बाहर दोनों हाथ जोड़कर फरियाद करने लगे। लेकिन सिपाहियों ने डांटते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ। राजा गुस्सा हो गया तो सारी उम्र जेल में सुनोगे। लेकिन दोनों मियाँ बीवी बार बार हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे। आखिरकार एक सिपाही महामंत्री से पूछने चला गया। महामंत्री ने राजा से मिलने का समय तय कर दिया। राजा के सामने फरियाद। कुछ देर बाद दोनों मियाँ बीवी राजा के सामने खड़े थे। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम व्यापारी हैं, एक शहर से दूसरे शहर मसालों का व्यापार करते हैं। महाराज, नदी के पास वाले जंगल से गुजर रहे थे, तभी 15-20 घोड़े पर सवार पगड़ी और दाढ़ी वाले डाकुओं ने हमारे नौकर को मार डाला और सारा सामान लूट लिया। तभी व्यापारी की घरवाली रोते हुए बोली, महाराज, वो तो मेरे पति को भी मारने वाले थे, लेकिन मैं उनके पैरों में गिर गई और अपने सुहाग की भीख मांगी। तब उन्होंने एक शर्त पर हमारी जान बख्श दी कि हम कहीं फरियाद नहीं करेंगे। महाराज, हम कई दिन से भूखे हैं, हमारे पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा की नजर, राजा ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, लेकिन राजा की नजर व्यापारी की सुंदर घरवाली पर टिक गई। राजा धीरे से बोला, चिंता मत करो, मेरे राज में ऐसे डाकुओं की कोई जगह नहीं।
उनकी मौत निश्चित है, लेकिन उन्हें ढूंढने में 2-4 दिन लगेंगे। तब तक तुम अतिथि गृह में ठहरो, तुम्हारे रहने खाने का बंदोबस्त यहीं किया जाएगा। राजा ने मंत्री को इशारा किया और सिपाही दोनों को अतिथि गृह लेकर चला गया। राजा की बेचैनी, उनके जाते ही राजा बेचैन हो उठा। राजा धीरे से बोला, महामंत्री, व्यापारी की घरवाली बहुत सुंदर है, मैं उससे जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहता हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मंत्री हल्की मुस्कान के साथ बोला, महाराज, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपने जो चाहा है समझो वो काम हो गया। राजा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। यह उस देश का दुर्भाग्य था जहाँ कोई भी तलवार के दम पर राजा बन जाता था। ये पठान राजा, इस राजा की 2 शादियां थीं, एक पठान लड़की से और दूसरी हिंदू लड़की से, और बाद में हिंदू रानी के बेटे ने ही इस राज्य की गद्दी संभाली। लेकिन उस समय ये राजा अपनी हवस और लालच के लिए बदनाम था। डाकू भी असल में राजा के ही आदमी होते थे। मोटे व्यापारियों पर निगाह रखी जाती, उन्हें लूटा जाता, और जब वे इंसाफ मांगने आते तो उन्हें दूसरी तरह से लूटा जाता। लूट का आधा माल राजा के खजाने में पहले ही पहुंच जाता था और फिर राजा एहसान जताते हुए कुछ पैसा वापस कर देता था। मंत्री हल्की मुस्कान के साथ बोला, हुजूर, ऐसी चाल चलेगे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजा मुस्कुराया, जल्दी बताओ क्या करना होगा। मंत्री बोला, मैं कागज और कलम लेकर जाता हूँ, डाकुओं का हुलिया पूछने के बहाने, और सुबह व्यापारी को अपने साथ ले जाऊंगा। गांव गांव डाकुओं को ढूंढने के नाम पर 2-3 दिन व्यापारी को दूर रखेंगे और उसकी घरवाली पीछे से अकेली रह जाएगी। राजा की आंखों में शैतानी चमक आ गई। बहुत बढ़िया मंत्री जी, लेकिन ध्यान रखना, अगर उसकी घरवाली साथ चलने की जिद करे तो उसे यहीं रोक देना। मंत्री बोला, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं खतरे का डर दिखाकर रोक दूंगा। दोनों जोर से हंस पड़े। मंत्री कागज और कलम लेकर अतिथि कक्ष में पहुंचा। कुछ देर डाकुओं का हुलिया पूछा और जाते जाते बोला, सुबह तैयार रहना, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। व्यापारी बोला, जैसा आप आदेश दें। अगली सुबह होते ही सिपाही कक्ष के बाहर आकर खड़े हो गए। मंत्री घोड़े पर बैठा था, पीछे 15-20 सिपाही तैयार थे। मंत्री बोला, आइए साहूकार जी, घोड़े पर बैठिए। तभी व्यापारी की घरवाली बोली, मैं भी साथ चलूंगी। मंत्री तुरंत बोला, नहीं, बाहर बहुत खतरा है, डाकुओं का इलाका है, आप यहीं सुरक्षित रहें। व्यापारी भी बोला, तुम यहीं रहो, राजा की पनाह में हो, हम 2-3 दिन में लौट आएंगे। घरवाली मजबूरी में रुक गई। मंत्री व्यापारी को लेकर निकल गया। दूर महल की ऊंची खिड़की से राजा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। नीचे व्यापारी की सुंदर घरवाली अकेली खड़ी थी। राजा धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि अब शिकार अकेला था। अगली शाम अनजान जगह, अनजान लोग, और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उधर राजा अपने महल से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब रास्ता साफ है, समय बीतता है, दासी उसके पास आती है, ये आपके लिए कपड़े और भोजन है। वह थकी हुई थी, नहाने चली गई। इसी बीच राजा चुपके से उसके कक्ष में पहुंच जाता है। दरवाजा धीरे से खुलता है। कमरे में सन्नाटा, पानी की हल्की आवाज। राजा कुछ पल रुकता है, फिर अंदर बढ़ता है। महिला चौंक जाती है, कौन है? भीगे बाल, कांपता हुआ शरीर और आंखों में डर। दरवाजा हल्का सा खुलता है, वो घबराकर पीछे हटती है। कौन है? कौन आया है अंदर? धीरे धीरे एक साया आगे बढ़ता है और फिर चेहरे से कपड़ा हटता है। राजा, उसकी आंखों में लालच, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन इरादा गंदा। औरत डरकर पीछे हटती है। आप यहाँ कैसे? हम आपके मेहमान हैं, ये ठीक नहीं है। राजा धीरे से आगे बढ़ता है। तेरी खूबसूरती मुझे यहाँ खींच लाई है। औरत गुस्से में, रुक जाए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाए, मैं अपने पति के अलावा किसी को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। राजा हंसता है, तेरा पति? वो तो अभी मेरे आदमियों के साथ जंगलों में भटक रहा है। औरत की आंखें भर जाती है। राजा अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वो झटके से छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। राजा पास झुककर कहता है, चिल्ला ले, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरा पति कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही औरत का शरीर कांप जाता है। राजा मुड़कर जाने लगता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, तेरे ना का मतलब तेरे पति की मौत है। इतना सुनते ही औरत दौड़कर उसके सामने गिर जाती है। रोते हुए उसके पैर पकड़ लेती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को कुछ मत कीजिए, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। राजा रुकता है, धीरे से झुकता है। मैं तेरी मदद ही तो कर रहा हूँ पगली, बस एक रात मुझे खुश कर दे, तेरा पति भी मिल जाएगा, तेरा सारा धन भी। औरत रोते हुए, मेरे पति को कुछ नहीं होगा ना,
राजा मुस्कुराता है, अब उसकी जान मेरी जिम्मेदारी है। कुछ पल की चुप्पी, फिर औरत धीरे से आंखें बंद कर लेती है। अगली शाम, वही कमरा, वही औरत, लेकिन अब आंखों में डर के साथ टूटन भी। दासी खाना रखकर चली जाती है। नहा लो, कपड़े बदल लो। रात गहराती है, दरवाजा फिर खुलता है। राजा फिर अंदर आता है, औरत गुस्से और दर्द में। आपने कहा था बस एक रात। राजा पास आकर बैठता है। आज आखिरी रात है, बस आज फिर तुम आजाद। औरत पीछे हटती है, हमको जाने दीजिए। राजा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इतनी जल्दी क्या है, कल तेरे पति भी मिल जाएंगे, तेरा धन भी। और फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राजा और मंत्री अपनी चाल में सफल हो चुके थे। 3 दिन बाद मंत्री व्यापारी को लेकर महल वापस लौट आया। थका हुआ व्यापारी सीधे अतिथि गृह में पहुंचा। जैसे ही उसकी घरवाली ने उसे देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गई। 3 दिन का दर्द आंसुओं में बह निकला। दोनों एक दूसरे से अपना दुख बांटने लगे। औरत उसे देखकर रो पड़ती है, लेकिन सच उसके दिल में दफन रह जाता है। राजा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और मंत्री उसकी तरफ देखकर दाढ़ी सहलाता है। राजा ने अपना खेल खेल लिया और एक मजबूर औरत अपनी इज्जत हारकर भी अपने पति को बचा गई। तभी एक सिपाही वहां पहुंचा। राजा साहब ने आप दोनों को सुबह अपने कक्ष में बुलाया है। अगली सुबह व्यापारी और उसकी घरवाली राजा के दरबार में पहुंचे। मंत्री पहले से वहां मौजूद था। राजा ने सहानुभूति जताते हुए एक लाल थैली सोने की मोहरों से भरी व्यापारी की ओर बढ़ाए। राजा बोला, डाकू तो नहीं मिले, लेकिन हमारे सैनिक उन्हें ढूंढते रहेंगे। ये धन तुम्हारा पूरा नुकसान तो नहीं, लेकिन इससे तुम अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकते हो। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने झुककर राजा का धन्यवाद किया। राजा ने मंत्री की ओर इशारा किया, इन्हें महल के बाहर तक छोड़ आओ। व्यापारी और उसकी घरवाली महल से बाहर निकल गए। दूर राजा महल की ऊंची खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो चुकी। जब लोग आपस में बंध जाते हैं और अपने ही लोगों को दबाते हैं, सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि जैसा व्यवहार भारत की जनता 15वीं सदी में कर रही थी और अफगान तुर्किस्तान के लोग जहां उनके ऊपर राज कर रहे थे, आज भी हालात वैसे ही हैं। तब बाहरी ताकतें राज करती हैं और देश सदियों तक गुलाम बना रहता है।